हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी PT 365, जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, जिसमें कि आपको जितने भी टॉपिक देखने को मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पे मार्च और मई से लेकर, यानी कि मार्च अप्रैल मई, ये 3 मंथ की जितनी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे इस मैगजीन में डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। ऑलरेडी 2 लेसन आज आपकी आ चुकी है। अभी हमारे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चल रहा है ये लेसन, और जुडिशरी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। जुडिशरी में भी हम लोग 2 टॉपिक देख लिए थे। ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी देखे थे। प्लीज़ गाइस ज़रूर इसको रेफर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दी जाती है, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कोड भी हम लोग देख चुके थे। थर्ड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से। फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिल्स वगैरह, और इसी के साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो आज हमारी देखते हैं कि पॉलिटिकल लेसन अगर मैं कंप्लीट कर दूँ तो बेटर रहेगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे IR के। ओके, IR और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी भी एक ही साथ रखा गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, सारे लेसन्स आपके अवेलेबल हैं, और मंथली मैगजीन की भी अलग से आती है विजन IAS की, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा, वो भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए। और ये कब तक किया जाएगा? तो मार्च 2022 तक। ओके, क्योंकि आप लोग देखते हो कि स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्जाम होती है, जिसके थ्रू जो है सिविल जज के लिए रिक्रूट होते हैं पर्सन। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी होना चाहिए, जैसे कि हमारे ऑल इंडिया सर्विस आप देखते हो, जिसमें कि IAS और IFS, रेवेन्यू सर्विस, बहुत सारे सर्विस है जो कि आपको यहाँ पे UPSC के थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है। उसी की जैसा यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए यहाँ पे कोई कमेटी ने अगर अपना रिकमेंडेशन दिया है तो वो है स्वरण सिंह कमेटी। ओके, स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी 1976 में दिया गया था, और इसकी जो यहाँ पे आपको संविधान में भी देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में भी आपका एक मेंशनड है, और ये आर्टिकल है 312। तो समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है, जो भी लॉ बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने LLB और LLM कर रखा है, अगर वो यहाँ पे जुडिशियल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, स्टेट जुडिशियल सर्विस के लिए, तो उनसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए जो है संविधान आपका मेंशनड है, आर्टिकल मेंशनड है। सो इट इज़ 312। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने का एम यही है ना कि एक सेंट्रलाइज्ड कैडर देना है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, जो कि यहाँ पे सेंट्रली रिक्रूट होंगे, और ये आपका ऑल इंडिया एग्जामिनेशन बेसिस में होगा, यानी कि पूरे इंडिया के एग्जामिनेशन बेसिस पे होगा। साथ ही हर स्टेट में इनको एलोकेट किया जाएगा। वैसे ही होगा जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस की आपको देखने को मिलता है UPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है, वो आपका एग्ज़ाम जो रिक्रूट किया जाता है सेंटर के थ्रू किया जाता है, लेकिन जो कैडर अलॉट होते हैं और ये आपका जो अलॉटमेंट मिलता है वो हर एक स्टेट में दिया जाता है। साथ ही साथ आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का यहाँ पे अपॉइंटमेंट और सबऑर्डिनेट जज का है, ये सिर्फ आपके स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज और सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट होती है, और यहाँ पे आपका जुडिशियल सर्विस एग्जाम से। आर्टिकल 312 में देखें तो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस जो भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, अगर राज्यसभा यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, यानी कि एक रेजोल्यूशन पास करके डिक्लेयर कर दे, और इस रेजोल्यूशन को 2/3 जो टोटल यहाँ पे आपकी मेजोरिटी है उससे कम नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे आपका ऑल इंडिया जो है ना सर्विस आपका क्रिएट किया जा सकता है। और ये नेसेसरी है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस रखें, क्योंकि अभी तो एक ही ऑल इंडिया सर्विस है जिसके थ्रू UPSC रिक्रूट करती है, लेकिन ऑल इंडिया जो है जुडिशियल सर्विस सिस्टम भी होना चाहिए। ये हमारे संविधान 312 में कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाएगा, फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे राज्यसभा में पास किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऑल इंडिया सर्विस को लेकर। तो इसलिए जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी है ना, उसके लिए भी यहाँ पे राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। तो पावर आप लोग आई होप कि पढ़े होंगे कि लोकसभा में किस किस तरीके का स्पेशल पावर है और राज्यसभा में किस किस तरीके का स्पेशल पावर है। समटाइम्स ये कहा जाता है कि राज्यसभा जो है ना वो सबऑर्डिनेट है लोकसभा का, बट नहीं, राज्यसभा की अपनी इंपॉर्टेंस है। राज्यसभा के पास भी एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल पावर है, जो कि यहाँ पे लोकसभा के पास नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरे पास मतलब आप लोग के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल लेसन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो कि पार्लियामेंट वाली चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में भी लिंक पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग आराम से देखना। ओके, साथ ही यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है ना, उसके लिए भी प्लीज़ आप लोग जितने भी मेरे मेंबर यानी कि जो ज्वाइन कर चुके हो, वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैं उसके लिए लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ उसी में से जाके लिंक जो है ना, मैं इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नहीं, यहाँ पे तो नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि वो सिर्फ जॉइंट मेंबर के लिए है। तो आप लोग को अलग से जो वीडियो मिला है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ वहाँ पे आंसर राइटिंग की जो आपकी पोस्ट है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मेरे मेंबर्स हैं और जो आंसर लिख रहे हैं, जो आंसर चाहते हैं कि उनका चेक हो पाए, जिनको चाहिए कि वो मॉडल आंसर उनको मिल सके, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए है। ओके, तो प्रेजेंटली आप देखो कि ऑल इंडिया सर्विस जो है ना, इसमें क्या क्या है, इसमें आपके IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, और साथ ही साथ IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है। साथ ही साथ एक कॉमन यूनिक फीचर्स आप देखोगे ऑल इंडिया सर्विस का, तो यहाँ पे ये है कि ये सारे सर्विस के जो मेंबर है ना, ये सेंटर के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, लेकिन इनकी सर्विस जो आपको देखने को मिलेगा वो स्टेट कैडर के अंदर जाकर काम करते हैं, और इनके पास लेबिलिटी होता है, यानी कि दोनों के अंदर, वो स्टेट के भी अंदर होते हैं और सेंटर के भी अंदर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑल इंडिया सर्विस में आपके 3 पोस्ट ही आते हैं, IAS आते हैं, IFS आता है और IPS आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैं अभी रेवेन्यू सर्विस वगैरह भी बोल दी थी, तो वो सारा चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ ये सर्विस को हम लोग ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल। जो जो इस 3 महीने में आपका जो है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम थे, मार्च से लेकर आप मई तक देखोगे लॉकडाउन है। स्टिल अभी हम लोग जुलाई में है, बट फिर भी किसी किसी स्टेट में लॉकडाउन है। तो आप लोग अभी बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कौन कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो जहाँ पे लॉकडाउन है, ठीक है। मुझे कुछ स्टेट का पता है, जैसे कर्नाटक में लॉकडाउन है, झारखंड में लॉकडाउन है, बिहार में लॉकडाउन है, और भी कुछ कुछ जगह है, यूपी में 3 दिन के लिए लॉकडाउन। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे 16 जुलाई है, तो 16 जुलाई को कौन कौन से जगह पे आप लोग रह रहे हो जहाँ पे लॉकडाउन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो। इट मीन्स कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोगों को भी पता चलते रहे कि अभी अनलॉक में भी कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टेट है जो कि लॉकडाउन की पोजीशन में है। तो मुझे सारे स्टेट का तो इतना नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ स्टेट का जो पता है मैं आपको बता दी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई और स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ अगर लॉकडाउन है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही देख लेते हैं इसी लॉकडाउन के दौरान क्या है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, और जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट की 3 सेशन होती है। एक आपको देखने को मिलेगा बजट सेशन, फिर उसके बाद आता है मानसून सेशन, और उसके बाद आता है विंटर सेशन। ओके, विंटर सेशन सबसे शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जब ये 3 सेशन चलता है, तभी क्या होता है ना कि एक प्रॉपर आपको प्रोसीजर देखने को मिलेगा कि बिल को डिस्कस किया जाता है, बिल के बाद उसको जो है स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसमें डिबेट डिस्कशंस होता है, फिर उसके बाद जो है आपका मेजोरिटी वहाँ पे देखा जाता है कि बिल को कितना ज़्यादा जो है इस तरीके का लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा से फिर लोकसभा में आता है, तो इस तरीके का होता है। फिर लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब वो कानून बनता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल के लिए अलग होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए थोड़ा सा प्रोविजन अलग होता है, और मनी बिल के लिए तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो बिल्कुल ही अलग नहीं, हल्का सा अलग होता है, क्योंकि उसमें आपकी लोकसभा का पावर ज़्यादा है, राज्यसभा का कम है। तो ये सारे जो है बिल के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ ना कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि अध्यादेश, कहने का मतलब है कि ऑर्डर ला सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे पूरे कंट्री में वो इम्प्लीमेंट भी होगा। ऑर्डिनेंस पास करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है। प्रेसिडेंट के पास अगर आप ये पावर देखोगे, तो ये प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो है 213 में, नो 123 में, और गवर्नर के पास जो पावर है वो है 213 में। ओके, ये ऑर्डिनेंस पास करने का ये आर्टिकल में आपका पावर दिया गया है। तो इसीलिए हेल्थ वर्कर्स के लिए यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ये बनाया गया है एक एपिडेमिक डिजीज़ जो ऑर्डिनेंस 2020 है, जिसके थ्रू जो ऑलरेडी पहले की हमारी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 है, उसी को अमेंड किया गया है। और अमेंड करते हुए यहाँ पे जितने भी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही जो यहाँ पे लिविंग है, वर्किंग प्रीमिसेस है, उनको यहाँ पे जो वॉयलेंस होता है एपिडेमिक के ड्यूरिंग, तो ये चीज़ें आपको जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि क्या होता है ना कि मान लीजिए अभी तो इस तरीके का कोरोना चल रहा है, मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट का अगर डेथ कोरोना के कारण होता है, जब भी पेशेंट को कोरोना हो जाता है, मान लीजिए मुझे कोरोना हो गया और मुझे मेरे जो है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अपना फुल एफर्ट्स लगाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ, रिकवर हो जाऊँ, ठीक है। डॉक्टर्स कभी भी ये आपको जानबूझ के मुझे मारने का कोशिश नहीं करेंगे। वो रिकवर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मीन्स बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं। लेकिन समहाउ अगर मेरे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं है, बहुत वीक है, तो शायद मेरी बॉडी जो है ना वो इस कोविड से लड़ नहीं सकेंगे, इस वायरस से लड़ नहीं सके, और मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके बेसिस में क्या
होगा कि मेरे फैमिली वाले क्या करेंगे कि डॉक्टर्स को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको, मेरे फैमिली वाले को ये लगेगा कि उन्होंने मुझे मारा है, वो मुझे नहीं बचा पाए तो वो ही मेरे जो है कल्प्रिट है, उन्हीं को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जगह ये चीज़ें होती है ना कि हेल्थ वर्कर्स को जो है ना उन्हीं को मारा पीटा जाता है, जो भी उनके जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स डर जाते हैं और वो सही से ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के जो कोई पर्सन आ जाते हैं जिनको उनको ट्रीट करना होता है, तो वो डर के मारे ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे ही लगता है कि अगर ये नहीं बच पाए ये पेशेंट तो उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाता है। तो इसलिए भी वो ऐसा काम करते हैं। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी तरीके का वायलेंस ना हो, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाया गया है। की फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या बातें रखी गई है ऑर्डिनेंस में। ऑर्डिनेंस में सबसे बड़ी बात है ना कि डेफिनेशन रखी गई है किस चीज़ की, तो यहाँ पे हेल्थ केयर जो सर्विस पर्सनल है जितने भी हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो कौन पर्सन होते हैं। वो ऐसे पर्सन होते हैं ना जो कि यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि इस तरीके की महामारी हम लोग देख रहे हैं। एपिडेमिक कहने का मतलब है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो एक सेम ही जो आपका डिजीज़ है उससे वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं एट द सेम टाइम। क्योंकि आप यहाँ पे कोरोना वायरस को देख रहे हो कि ये एपिडेमिक ही है, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग है ना एक ही साथ यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और एक ही डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो इस समय जो है ना जो रिस्क होता है इससे, और साथ ही साथ जो इसमें वो रिस्क में इतना ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं रिलेटेड टू एपिडेमिक, तो इसमें क्या क्या है, कोई भी पब्लिक और कोई भी क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल वर्कर्स हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो, साथ ही कोई और पर्सन्स जिनको एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले, इस तरीके की डिजीज़ को रोकने के लिए कुछ मेजर्स ले, इस तरीके की डिजीज़ स्प्रेड ना करें। या फिर कोई और पर्सन जिनको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट के द्वारा, यहाँ पे नोटिफिकेशंस के द्वारा इनका डिक्लेयर किया गया है कि वो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे लोग हैं जो कि इस तरीके के महामारी में अगर काम कर रहे हैं, इस तरीके के रिस्क में अगर काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो है ना हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कहा जा रहा है। सेकंड यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्ट ऑफ वायलेंस है, यानी कि किस किस तरीके का वायलेंस जो है वो यहाँ पे रखा गया है इस कानून के अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये जो आपका कानून बनाया जा रहा है मेनली यहाँ पे जितने भी हेल्थ केयर सर्विसमैन है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वायलेंस का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाथ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर हरास किया जा रहा है किसी डॉक्टर को या फिर यहाँ पे उनकी लिविंग या फिर वर्किंग कंडीशंस को इम्पैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थ्रेट दिया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर आओ तो देख लेंगे, इस टाइप का होता है ना। तो डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट दिया जाता है, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर हार्म किया जा रहा है, किसी तरीके से इंजरी की जा रही है, किसी भी तरीके से हर्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है उनके लाइफ के डेंजर्स को लेकर। साथ ही ऑब्स्ट्रक्शन है कि अगर वो अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा थ्रेट मिलता है, धमकी मिलता है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी लोग जो है इस अपने ड्यूटी को जो है 100% तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर या तो कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी का अगर लॉस या डैमेज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हॉस्पिटल भी तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं लोग, तो अगर इस तरीके का भी काम हो रहा है तो ये सारी जो है एक्ट ऑफ वायलेंस आपका आता है। पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है, ये जो वायलेंस है ये पनिशेबल है, यानी कि यहाँ पे जेल भी हो सकता है 3 महीने से 5 साल तक का, और फाइन है यानी कि 50,000 से लेकर यहाँ पे 2 लाख तक का यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। साथ ही अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ ग्रीवियस हार्म, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हार्म हो गया है तो ये पनिशेबल है, जिसमें कि जेल हो सकता है 6 महीने से 7 साल तक, और फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपीज़ तक। और ये जो ऑफेंस है ये आपका कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब होता है कि एक बार कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस हो गया तो इसमें क्या है ना कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है बेल भी नहीं मिलता। सो ये इसलिए यहाँ पे कॉग्निजेबल जितनी भी इस तरीके की हार्श पनिशमेंट है ना तो उसको कॉग्निजेबल ही रखा जा रहा है। कंपेंसेशन की भी बात की गई है। कंपेंसेशन इन व्हाट सेंस कि पर्सन जो भी यहाँ पे ऑफेंस कर रहे हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं किसी इस ऑर्डिनेंस के अंदर, तो उनको यहाँ पे लेबल है कि वो यहाँ पे कंपेंसेशन भी पे करे हेल्थ केयर सर्विस को, अगर जिनको वो हर्ट किए। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी करना है, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है गलत तरीके का डॉक्टर आरोप लगाकर भी इस तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं। नो, इन्वेस्टिगेशन जो किया जाएगा केसेस का वो भी जो भी रजिस्टर्ड होगा ना 30 दिन के अंदर यहाँ पे उसका करना है, यानी कि 1 महीने में जो है ना पूरा काम तमाम कर देना है उस केसेस का। साथ ही ट्रायल आप देखो तो ट्रायल भी करना है, यानी कि जो इंक्वायरी है ट्रायल है वो भी कंक्लूड किया जाएगा 1 साल के अंदर, और ये सिर्फ आपका जो टाइम पीरियड है उसी के विदिन ये कंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो जज है ना वो यहाँ पे रीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे कि इस तरीके का जो डिले हुआ है, देर हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने में या फिर ट्रायल करने में, तो उसकी रिकॉर्ड भी चाहिए, उसकी रीज़न भी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे आपका 6 महीने या
6 महीने के से जो है ना, एक बार अगर इसको डिले करना है तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं किया जाएगा एट अ टाइम। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ऑफेंस का, वो यहाँ पे गिल्टी के अंदर ही फॉल होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को भी यहाँ पे रखा गया, यानी कि जो भी प्रूफ आपका रखा जा रहा है उसको भी यहाँ पे जो है गिल्टी के लिए देखा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डिनेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या आपका रखा गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि किसको हम लोग पर्सनल हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कहेंगे। सेकंड है कि एक्ट ऑफ वायलेंस क्या क्या है। थर्ड है यहाँ पे कि क्या क्या पनिशमेंट है। फोर्थ है कि कंपनसेशन दिया जा रहा है। फिफ्थ है कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे करना है, 30 डेज़ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है। और फिफ्थ यहाँ पे नेक्स्ट है कि ट्रायल भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी प्रावधान इसमें रखी गई है। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक लोकपाल रूल्स 2020। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोकपाल रूल्स लाया गया है 2020 का, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, जो कि पहले से 2013 की जो लोकपाल और लोकयुक्त का जो यहाँ पे आपका कानून है उसी के तहत। की फीचर्स क्या क्या है रूल का, यहाँ पे है कि कंप्लेन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन भी अगर कोई कंप्लेन है तो वो लोकपाल में आपका कंप्लेन जो है फाइल किया जाएगा। बाय पोस्ट भी किया जा सकता है और पर्सन भी यहाँ पे आकर जो है ना कर सकते हैं। फुल बेंच है जिसमें कि आपका यहाँ पे चेयरमैन है, और साथ ही साथ कंप्लेन जो लॉन्च किया जाएगा किसी भी आपका जो है ना यहाँ पे सिटिंग और जो फॉर्मर पीएम है उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। पहले क्या है कि अगर इसके अगेंस्ट में यहाँ पे अगर कंप्लेंट फाइल करना है तो पहले यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, और ये जो कंप्लेंट फाइल होगा एडमिशन स्टेज में होगा, जहाँ पे एटलीस्ट 2/3 अप्रूव मिलना चाहिए इंक्वायरी करने के लिए अगर पीएम के अगेंस्ट में। क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके का जो कानून लाया गया है, लोकपाल जो नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो आपका प्रावधान रखा गया है कि पीएम के अगेंस्ट में भी अगर पीएम कोई करप्शन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई आपका चार्जेस अगर फाइल किया जा रहा है तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा पूरी तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे 2/3 अगर जितने भी मेंबर है इस पैनल के उनके द्वारा अगर अप्रूव किया गया तभी ये इंक्वायरी हो पाएगा। अगर यहाँ पे बेंचेस डिसाइड करते हैं कि ये कंप्लेन को एट एडमिशन स्टेज में ही डिसमिस कर दे तो ये जो रिकॉर्ड है ना ये आपका पब्लिक नहीं होगा, यानी कि हम जैसे लोगों के कॉमन जनता के बीच में ये रिकॉर्ड नहीं आएगा कि पीएम के द्वारा भी इस तरीके का जो है करप्शन किया गया है या फिर पीएम के अगेंस्ट में इस तरीके का केस जो है फाइल किया गया है। नो कंप्लेन कैन बी फाइल। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन नहीं फाइल किया जा सकता। फर्स्ट वन इज पब्लिक सर्वेंट है, जो कि आर्मी एक्ट के अंदर है, नेवी एक्ट के अंदर है, एयरफोर्स एक्ट के अंदर है, कोस्ट गार्ड एक्ट के अंदर है। ओके। थर्ड वन इज़ की कंप्लेन जो है ना वो यहाँ पे वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ होना चाहिए। जो भी कंप्लेन किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, तो एक प्रूफ होना चाहिए अच्छा खासा। फॉरेन नेशनल्स जो है उनको भी यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसका पासपोर्ट जो होता है ना वो उनका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, ठीक है। हमारे इंडियंस के जो होंगे उनका आइडेंटिटी प्रूफ क्या हो सकता है, आप लोग आधार कार्ड देखते हो, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। और जहाँ बाहर के जो नेशनल्स होंगे उनका जो यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो उनका आइडेंटिटी होगा। ओके। आइडेंटिटी जो कंप्लेंट का है और अक्यूज्ड ऑफिसर्स का है उसको यहाँ पे लोकपाल के द्वारा जो है प्रोटेक्ट भी किया जाएगा जब तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो है पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए। कोई भी तरीके का अगर फॉल्स और गलत तरीके का जो कंप्लेन अगर होगा तो ये हमारा जो है पनिशेबल है, यानी कि कोई भी तरीके का किसी के अगेंस्ट में अगर गलत कोई कंप्लेन करता है तो इसको पनिशेबल के अंदर भी रखा गया है। साथ ही साथ कंप्लेन जो है ना वो यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में, यानी कि जितने भी 8 स्कीड्यूल के अंदर जो भी यहाँ पे लैंग्वेज है ना उसी के तहत यहाँ पे कंप्लेन आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं आपको बताई थी। पहले याद रखना है कि ये जो कम्युनिकेशंस वाली जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, बॉडी बनाई गई है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिनके द्वारा ये कुछ गाइडलाइन इशू किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर चलना है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही ये जो सेटअप किया गया है 2017 में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके, यानी कि इससे पहले 3 ऐसे बॉडी थे जिसको इंटीग्रेट करके एक अकेला बॉडी बनाया गया है। तो कौन कौन से बॉडी को यहाँ पे जोड़ के बनाया गया है इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले था यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, सेकंड वन इज़ की डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, एंड थर्ड वन इज़ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। तो ये 3 ऐसे बॉडी है जिनको यहाँ पे मर्ज करके एक अकेला बॉडी बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। इसको सेटअप 2017 में किया गया था। यहाँ पे कम्युनिकेशंस जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सारे एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट के हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि लोगों को एजुकेट करने में भी इंगेज होगा दोनों तरीके से, रूरल और अर्बन एरिया में, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, प्रोग्राम क्या है, और उनको यहाँ पे पार्टिसिपेशंस भी करना है, उस तरीके का भी इनको जो है इन्वोक किया जाएगा।
साथ ही यहाँ पे इसको जो हेड किया जाता है वो डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, साथ ही एक्स कैडर पर्सनल के भी, जो कि पहले इन सारे जो बॉडी था उसके यहाँ पे मेंबर थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन डेटा पोर्टल। तो ये है क्या इंडियन डेटा पोर्टल? तो इंडियन डेटा पोर्टल जो है वन स्टॉप ओपन डेटा पोर्टल है, जो कि यहाँ पे आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। इसका एम है कि जो गवर्नमेंट की जितनी डेटा है उसको कलेक्ट करना है, स्कैटर करना है, जितने भी मल्टीपल सोर्स है कंजप्शंस के लिए, तो वहाँ पे आपका जो है स्कैटर करना है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी मेकर्स है, रिसर्चर्स है, स्टूडेंट है, जर्नलिस्ट है, तो उन सबकी डेटा उसको यहाँ पे आपका रखना है। फर्स्ट फेज़ में क्या है कि फोकस किया जा रहा है एग्रीकल्चर डेटा में, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर की डेटा हमारे यहाँ जो है ना एकदम एक्यूरेट नहीं है, और एक्यूरेट डेटा की कमी के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेनली गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। साथ ही अगर लेटर फेज़ में देखें तो जो ये पोर्टल है ना, ये हमारी कुछ डाइवर्सिफाई भी देखने को मिलेगा। इस पोर्टल में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिनेंशियल इंक्लूजन का भी डेटाबेस है, रूरल डेवलपमेंट का भी डेटाबेस है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास जो है ना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर एक लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ना, इसको फिनेंशियल इंक्लूजन कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है उनके द्वारा ये आपका जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है, जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करते हैं डॉक्यूमेंट और जो अटैक वगैरह होता है जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक वगैरह होता है उसी को रोकने के लिए। नॉर्वे यहाँ पे फर्स्ट रैंक में है 180 कंट्रीज़ में से। इंडिया की रैंक यहाँ पे 142 है, तो ये भी ध्यान रखना है। हमारी रैंक जो है ना वो 2 पायदान नीचे आ चुकी है। पिछले साल हम लोग 140 थे, लेकिन इस साल यहाँ पे 142 है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी जुडिशरी भी कंप्लीट हो गई, इसके साथ ही हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई। तो आईआर जो स्टार्ट करूँगी वो मैं नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करूँगी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग जो है ना अलग अलग टॉपिक पे पढ़े, क्योंकि आप लोग को भी उससे जो सर्च करने में ना वो सहूलियत होती है, तो एक ही में मैं नहीं इंक्लूड करना चाहती। आईआर की आपको अलग लेसन मिलेगी। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।